आज हम लोगों ने शुरू करनी है माइक्रोबायोलॉजी। मैंने आप लोगों को पेपर पैटर्न में बता दिया था कि जो माइक्रोबायोलॉजी है वो पेपर ए में आएगी। और ये आपका जो बेसिक साइंसेस का 4 सब्जेक्ट्स का पहला पेपर है उसके अंदर इंक्लूडेड होगी। आपका जो माइक्रोबायोलॉजी का जो पोर्शन है इसमें बच्चों को माइक्रोबायोलॉजी थोड़ी मुश्किल इसलिए लगती है क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम लोगों ने जो माइक्रोब्स पढ़ने हैं, माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, जितने भी माइक्रोब्स हमने पढ़ने हैं उनके ना बायोलॉजिकल नेम्स हैं। तो जो बायोलॉजिकल नेम्स हैं वो हम लोगों को एज सच ही याद करने पड़ेंगे। जैसे आपका एक स्पेसिफिक नाम है, उसके स्पेलिंग्स आगे पीछे करने से आपका नाम जो है वो गलत हो जाएगा। इसी तरीके से माइक्रोब्स के भी साइंटिफिक नेम्स या बायोलॉजिकल नेम्स जो हैं वो एग्जैक्ट याद करने हैं। उनके भी स्पेलिंग आगे पीछे करने से या कोई मिस करने से जो है वो खराब हो जाएंगे, उसके स्पेलिंग वो ऑल टुगेदर हर चीज ही गलत हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा इसमें इशू आता है, लेकिन इसके अंदर हम लोग ये सोल्यूशन निकाल सकते हैं कि इस मसले को ओवरकम कैसे करें। डेली का जो आपका लेक्चर, आप उसको डेली का, इतना ज़्यादा तो लेक्चर होगा नहीं। मैट्रिक बेस्ड जो है ये डिप्लोमा है, तो थोड़ा थोड़ा करके बच्चों को पढ़ाना है ताकि साथ साथ उन लोगों को चीज़ें समझ आ जाए। तो इसके अंदर जो है जैसे जैसे आप लोग पढ़ते जाओगे वैसे वैसे आप लोगों ने याद करते जाना है। रोज का डेली का आप पढ़ भी लोगे ना तो आपके लिए वो चीज़ आसान हो जाएगी। नहीं हो पाता डेली रूटीन में। आप में से आधे से ज्यादा बच्चे जो हैं वो जॉबियंस होंगे या कोई और डिग्री भी साथ कर रहे होंगे। तो उसमें फिर मैं आप लोगों को ये सोल्यूशन दूंगी, अगर आपके पास रोज की रीडिंग का भी टाइम नहीं है, 1 से 2 पेजेस की रीडिंग का भी टाइम नहीं है, तो एटलीस्ट लेक्चर ले लें। और अगर लेक्चर भी ड्यूटी की वजह से नहीं ले पा रहे तो लेक्चर का जो रिकॉर्डेड लिंक आपको मिलेगा वो लिंक की बेस के ऊपर आप जो है वो लेक्चर बाद में सुन लें। मोबाइल जो है वो आप लोग दिन में कई घंटे इस्तेमाल करते हैं, तो उस मोबाइल के ऊपर अगर आप 15 से 20 मिनट का एक लेक्चर सुन लेंगे तो आप लोगों का ही फायदा हो जाएगा लॉन्ग टर्म में। क्योंकि लॉन्ग टर्म में जब आपके सामने 4 किताबों का एक पेपर आएगा तो फिर बच्चे ना डर जाते हैं इससे। वो ये नहीं देखते कंटेंट इजी है, वो किताबों के जो तादाद से ही डर जाते हैं। माइक्रोबायोलॉजी पढ़ाने से पहले आपको ये चीजें बताना जरूरी था कि बच्चों को थोड़ी सी माइक्रोबायोलॉजी इसलिए मुश्किल लगती है। वैसे है नहीं मुश्किल, सबसे आसान है। ये बुक मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप कर दी थी, ग्रुप में भेज दी थी। ये कुछ जो हैं चैप्टर्स हैं इसके। आज हम लोगों ने ये स्कोप पढ़ना है, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी। बाकी कुछ जो हैं वो लेक्चर्स हम लोग लाइव करेंगे, कुछ लेक्चर्स जो हैं वो मैं आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में दूंगी। ऑन एंड ऑफ जो है दोनों चीज़ों को यूटिलाइज करते हुए हम इसको माइक्रोबायोलॉजी के बुक को कंप्लीट करेंगे। अब माइक्रोबायोलॉजी होती क्या है? माइक्रोबायोलॉजी का इंट्रोडक्शन जो है इस चैप्टर के अंदर से आपको एमसीक्यूज आ सकते हैं। व्हाट इज माइक्रोबायोलॉजी? बच्चे जो है ना पूरा पूरा किताब याद कर लेते हैं, लेकिन जो टाइटल है ना, टाइटल किताब का, उसके बारे में कुछ कह ही नहीं पाते। समटाइम्स ये होता है कि वाइवा के अंदर जो है बच्चे हर चीज याद करके बैठे हुए हैं, बस पूछ लें हमसे क्या पूछना है, स्टेरलाइजेशन का, स्टेराइल प्रोडक्ट्स का, माइक्रोबायोलॉजी ऑफ एयर का पूछ लें, कुछ भी पूछ लें, वैक्सीन पूछ लें, एलर्जी पूछ लें। एग्जामिनर एक सिंपल सा सवाल करता है, व्हाट इज माइक्रोबायोलॉजी या डिफाइन माइक्रोबायोलॉजी। भूल जाते हैं, आती नहीं होती। हम लोग समटाइम बेसिक्स भूल जाते हैं एडवांस लेवल चीज देखते हुए। तो माइक्रोबायोलॉजी जो है ये ग्रीक जुबान का लफ्ज है, ठीक है, इसको अंडरलाइन करें, ये एमसीक्यू है। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि हम लोग जिन पेजेस के अंदर से जो जो एमसीक्यूज होंगे हम अंडरलाइन करेंगे। पूरा पेज जो याद करने की जरूरत नहीं है वो हम नहीं करेंगे। माइक्रोबायोलॉजी ग्रीक जुबान का लफ्ज है, ये दो लफ्जों के मिलने से बना है। माइक्रो मीन्स स्मॉल, बायोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ लाइफ। तो इसके अंदर हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। अब ये भी जो है इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। माइक्रोबायोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब इसको मोर डिटेल में जाएं तो एग्जैक्ट जो डेफिनेशन है दैट इज, इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हम लोग इसमें पढ़ते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है क्या, लिविंग है कि नॉन लिविंग है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी अगर उसका स्ट्रक्चर है फिर उसके बॉडी किस तरीके से, उसकी फिजियोलॉजी क्या है, फंक्शन कैसे होते हैं, उसकी मेटाबॉलिज्म कैसे हो रही है, फिर उसकी जो है स्टेनिंग होती है कि नहीं, उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है कि नहीं, कौन कौन सी वो डिजीजेस कॉज करता है, नेचर में कहाँ कहाँ पे मौजूद होता है, ड्राई प्लेस में मौजूद होता है, नमी वाली जगहों पे मौजूद होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर मौजूद होता है कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर मौजूद होता है। अगर ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर मौजूद है, सरफेस के ऊपर मौजूद है या सरफेस के अंदर मौजूद है, चाहे वो सरफेस के ऊपर मौजूद हो चाहे वो सरफेस के अंदर मौजूद हो, वो फायदेमंद है या नुकसानदेह है। कभी कभी फायदेमंद है और हमें या हमेशा ही नुकसानदेह है। और वो बॉडी के अंदर आके कौन कौन से चेंजेस कॉज कर सकता है, कौन कौन सी एबनॉर्मेलिटीज कॉज कर सकता है, और कौन से टेम्परेचर के अंदर वो सरवाइव करता है, कौन से टेम्परेचर के अंदर वो सरवाइव नहीं करता, और वो अपने आप को ग्रो कैसे करवाता है, वो अपने आप को ग्रो कैसे करवाता है। तो ये सारी चीजें कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक लिविंग थिंग के साथ और नॉन लिविंग थिंग्स के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, ये हम किस में पढ़ेंगे, माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ेंगे। ये सारी चीजें जो मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं वो ये लिखी हुई हैं, ये आप रीड कर लीजिएगा। इसमें से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आ सकता, आपको बस बताना चाहिए, बताना आना चाहिए कि व्हाट इज माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में डेफिनेशन आती है, आप कोशिश कीजिएगा कि आप एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन ये लिखें, ये जो मैंने ब्लू से अंडरलाइन की है, और एमसीक्यू के हवाले से मैंने ऊपर चीजें आपकी अंडरलाइन कर दी हैं। अब एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म या एक माइक्रोब क्या होता है? माइक्रोब मीन्स अ टाइनी क्रिएचर जो कि आपको इतनी छोटी है कि वो आपको आम आंख से नजर नहीं आएगी, विदाउट एनी हेल्प आपको नजर नहीं आएगी अपनी आंख से। अब किस चीज की आप हेल्प लोगे? किसी लेंस की या किसी माइक्रोस्कोप की, मैग्निफिकेशन उसकी बढ़ाओगे, तब आपको जाके वो माइक्रोब्स नजर आएंगे। आपको जो है वैसे जनरली वो माइक्रोब्स नहीं नजर आएंगे। अब इनमें कौन कौन से माइक्रोब आ सकते हैं? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आपको नहीं अपनी आंखों से नजर आ सकता, जिसकी पूरी की पूरी अच्छी बेहतरीन आईसाइट हो वो भी बैक्टीरिया को नहीं देख सकता, उसको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप चाहिए, लेंजेस चाहिए। वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ और माइकोप्लाज्मा, ये जितने भी माइक्रोब्स हैं कुछ की एग्जांपल्स यहाँ पे लिखी हुई हैं। फिर थोड़ी सी अगर हम लोग हिस्ट्री, यहाँ पे इन्होंने बताया कि जब बिग बैंग थ्योरी हुई थी, साइंटिस्ट का एक कॉन्सेप्ट है कि जो है हमारी जमीन सन का ही हिस्सा थी, फिर वहां से टूटी, एक बिग बैंग थ्योरी हुई, ब्लास्ट हुआ, हमारी अर्थ है वो जमीन का ही एक टुकड़ा थी, उधर से टूट के वो जमीन के गिर्द रिवॉल्व होना शुरू हो गई। लेकिन जब वो जमीन से के सॉरी सन के गिर्द वो रिवॉल्व होना शुरू हो गई, और जब वो सन के गिर्द रिवॉल्व हो रही थी तो उसके ऊपर टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, पीएच बहुत ज्यादा थी, टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा एसिडिक एनवायरनमेंट था, बहुत ज्यादा ड्रास्टिक किस्म की कंडीशन थी। तो सबसे पहली लाइफ, सबसे पहली लिविंग थिंग जो कि उस ड्रास्टिक कंडीशंस, उन उन जो है वो ड्रास्टिक कंडीशंस के अंदर एग्जिस्ट की थी, दैट वाज अ बैक्टीरिया, दैट वाज अ थर्मो एसिडोफाइल। थर्मो एसिडोफाइल मीन्स, थर्मो मतलब हीट, एसिडो मीन्स के एसिडिक कंडीशंस। तो थर्मोसिडोफाइल एक ऐसे बैक्टीरिया होते हैं या ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हाई टेम्परेचर, सुपर हॉट टेम्परेचर और सुपर क्रिटिकल कंडीशंस जो होती हैं, एसिडिक कंडीशंस, उनके अंदर सरवाइव कर सकते हैं। तो यही वो लाइफ थी जो सबसे पहले हमारी अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट की थी। इनको आर्कियोबैक्टीरिया भी कहते हैं। आर्कियोबैक्टीरिया जो है, दे आर द एंशियंट फॉर्म ऑफ लाइफ। एंशियंट मतलब बहुत सबसे पहले जो एग्जिस्ट की थी, ये वो है। थर्मो एसिडोफाइल, फाइल होता है लविंग, थर्मो मतलब हीट लविंग, एसिडो मीन एसिड कंडीशन लविंग, फाइल ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, फाइल लविंग होता है, थर्मो हीट, एसिडो एसिड कंडीशंस। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि हाई हीट और हाई एसिडिक कंडीशंस को के अंदर सरवाइव कर जाते हैं, वो उन कंडीशंस को पसंद करते हैं। ये आप अंडरलाइन कर लें, ये आपको कोई। उसके बाद जो है हमारे पास आती है हिस्ट्री।
थोड़ी सी हिस्ट्री है इसके अंदर, एज सच तो हिस्ट्री नहीं लिखी हुई, बस बता रहे हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कॉन्सेप्ट कैसे आया था। देखें, जब साइंटिस्ट वगैरह को किसी ना किसी ने तो बताया होगा ना कि एक चीज जो आपको आम आंख से नजर नहीं आ रही, वो भी एग्जिस्ट करती है। मतलब हमें तो पता है ना कि मुझे जो है, मेरे सामने ये जो है स्टूडेंट बैठा हुआ है, तो ये मुझे नजर आ रहा है, तो ये एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब ये अली जो है, ये एग्जिस्ट ही तब कर रहा है जब ये मुझे नजर आ रहा है। अगर ये यहाँ पे नहीं बैठा होगा तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इसी तरीके से साइंटिस्ट जो है वो भी साइंस के लॉजिक वाइज चलते हैं। कौन सी ऐसी चीज है जिसने उनको सोचने पर मजबूर किया कि कोई ऐसी चीज जरूर एग्जिस्ट कर रही है, जो कि हमें नहीं नजर आ रही लेकिन फिर भी एग्जिस्ट कर रही है। 1665 में ऊपर रॉबर्ट हुक था, एक इंग्लिश साइंटिस्ट था, उसने कॉन्सेप्ट दिया माइक्रोस्कोप का, कि भाई एक ऐसी चीज हो सकती है जिसके से हम लोग जो है ना चीजों को ज्यादा अच्छे तरीके से विजुअलाइज कर लें। उसने कॉर्क को काटा और उसके अंदर से जो है ना, कॉर्क जो है ना लकड़ी जैसा ही होता है, ठीक है, थोड़ा सा सख्त होता है। हमारी पुरानी जब आप लोगों ने पढ़ाइयाँ की होंगी शुरू में, तो आप लोगों ने देखा होगा कि लैब्स के अंदर, अभी भी पुरानी लैब्स के अंदर, स्कूलों वगैरह की लैब्स के अंदर जो है ना, क्लास वगैरह को कवर करने के लिए ना कॉर्क मौजूद होते हैं, जो उसकी उसके ढक्कन एज अ ढक्कन इस्तेमाल होते हैं, कॉर्क। तो कॉर्क जो थे, उसके उसने काटा कॉर्क को, ठीक है, लकड़ी का लगा लें, किसी बोतल का ढक्कन। हाँ, एक मैं आपको एग्जांपल दे सकती हूँ कॉर्क की। हम लोग मूवीज देखते हैं, मूवीज के अंदर जो है वाइन की बोतल खोलने के लिए बोतल के ऊपर एक लकड़ी की चीज को जो है ना रिमूव किया जाता है। वो बोतल के अंदर धुसी होती है, उसको जो है वो निकाला जाता है। तो दैट इज कॉर्क। आप लोग सब मूवीज वगैरह देखते होंगे, ड्रामास वगैरह देखते होंगे, तो उसके अंदर ये चीज बड़ी कॉमन है, वाइन की बॉटल वगैरह को खोलने के लिए। क्योंकि ना आप लोगों की जो जनरेशन है ना, उन्होंने पुरानी लैब्स नहीं देखी। पुरानी लैब्स के अंदर कॉर्क की जो है वो होती थी, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता था लैब इक्विपमेंट्स के साथ। तो उसने वो कॉर्क के स्लाइस काटा, उसने देखा कि इसके अंदर जो है ना छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स हैं, उसने कहा कि ये जो छोटे छोटे डिब्बे बने हुए हैं ये सेल्स हैं। उसके बाद जो है दूसरे साइंटिस्ट भी इस चीज के ऊपर काम करते रहे, इसने बनाई नहीं, इसने बस कॉन्सेप्ट दिया 1665 में। उसके बाद लिवन हुक था एक, ऊपर रॉबर्ट हुक है, नीचे लिवन हुक है। लिवन हुक ने क्या किया, लिवन हुक ने ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को सबसे पहले उसने डिस्कवर किया एक माइक्रोस्कोप बनाकर, और वो माइक्रोस्कोप उसने खुद बनाई, सिंगल लेंस बनाई और सिंपल माइक्रोस्कोप बनाई 1670 में। और उसने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को 1674 में जो है ना, उसने कहा कि ये जो है ना छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं। और फिर उसने उनको, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं, उसने एक नाम दे दिया। उसने कहा ये क्या है, ये एनिमल क्यूज हैं। ये क्या है, एनिमल क्यूज हैं, मतलब ये लिविंग लाइफ है। ये वो नाम है जो कि उसने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए यूज किया। उसने फिर उनके स्ट्रक्चर उनको मजीद उसने एक्सप्लोर किया, उनके स्ट्रक्चर्स वगैरह देखे। और फिर यहाँ पे उसकी एक डेथ जो है डेट भी बताई है, 1723 में ही डाइड। और ये जो है, कब एनिमल क्लूज जो है वो नाम दिया गया 1674 में। कब माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुई, लिवन हुक ने की 1670 में। और कॉन्सेप्ट किसने दिया था 1665 में, रॉबर्ट हुक ने कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, ये चीजें मैंने अंडरलाइन कर दी हैं, दीज आर द एमसीक्यूज। और उसने कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर के ऊपर काम किया था, लिवन हुक ने, ये देख लें। अमीबा, पैरामीशियम एंड प्रोटोजोआ, ये सारे प्रोकैरियोट्स हैं। अब है स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। मैंने आपको बताया था कि हिस्ट्री थोड़ी सी लिखी हुई है, वो ना होने के बराबर हिस्ट्री लिखी हुई है। तो स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी का आपको एक क्वेश्चन आ सकता है। स्कोप क्या होता है? स्कोप होता है फायदा। हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, इसका हमारी लाइफ में क्या फायदा हो सकता है, इसको पढ़ने का फायदा क्या है। या इसके अंदर एप्लीकेशंस भी आ जाती हैं कि भाई हम इसको इसलिए पढ़ते हैं कि सबसे पहली चीज हमने इसको पढ़ना है ताकि हम लोगों को माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पता चल जाए। हम लोगों को पता चल जाए बैक्टीरिया क्या है, हम लोगों को पता चल जाए कि एल्जी क्या है, रिकेट्सिया क्या है, प्रोटोजोआ, फंजाई, यीस्ट, वायरसेस, ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या हैं।
जब हम लोग एक स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पढ़ते हैं तो हम उसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं सबसे पहले, उसकी रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी कंप्लीट हो जाती है, उसका स्ट्रक्चर और फिजियोलॉजी के वो काम कैसे करता है, फिर वो ह्यूमन बॉडी को कैसे अफेक्ट करता है, फिर ह्यूमन बॉडी के ऊपर बीमारियां कौन कौन सी कॉज कर रहा है। तो एक बड़ी एक्सटेंसिव स्टडी है। तो हम लोग जो है ये सारी चीजें जो है स्कोप के अंदर आएगा कि हम लोग क्यों माइक्रोबायोलॉजी पढ़ें, ताकि हमें इन सब की नॉलेज आ जाए। फिर हमें पता चल जाए कि इसके अंदर से हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं और हार्मलेस ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं। ठीक है, अब जितने भी बैक्टीरिया सारे के सारे तो नहीं ना नुकसान पहुंचा रहे। बात सोचने वाली है ना, जितनी भी फंगस है सारी की सारी तो नहीं ना, जितनी भी यीस्ट है, अब यीस्ट को तो हम खानों में भी इस्तेमाल करते हैं, तो सारी की सारी तो नहीं ना नुकसान दे। तो ये हमें कैसे पता चला? हमें माइक्रोबायोलॉजी से पता चला। हमें इस फील्ड ऑफ साइंस से ये नॉलेज मिली है। उसके बाद हम लोगों सबसे पहले हम लोगों ने माइक्रो ऑर्गेनिज्म कर लिया। उसके बाद हमने देख लिया कि अच्छा इसमें वो कहेंगे कि कहाँ कहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद हो सकते हैं, कौन कौन सी स्पेसिस में ज्यादा हो सकते हैं, कौन कौन सी स्पेसिस में कम हो सकते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एग्जिस्टेंस का पता चल गया। अब हम लोग सबसे पहले आएंगे इंडस्ट्रीज की तरफ। ठीक है, बीमारियां भी हमने कवर कर ली। सबसे पहले एग्जिस्ट करते हैं, उनका स्ट्रक्चर, उनकी फिजियोलॉजी, कौन से फायदेमंद है, कौन से नुकसानदेह हैं, कौन से बीमारियां कॉज करते हैं, कौन से बीमारियां कॉज नहीं करती। मैं आपको ना स्टेप वाइज लेके चल रही हूँ कि दिमाग में ना एक स्टोरी लाइन बिल्ड करें। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं। बैक्टीरिया है नंबर वन, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, यीस्ट, सारे हमने उंगलियों पे गिन लिए। फिर हमने क्या देखा, इनका स्ट्रक्चर क्या है, इनके फंक्शंस क्या हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते, क्या फायदा पहुंचाते हैं, क्या नुकसान पहुंचाते हैं, कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, ये सब भी देख लिया। फिर हम लोगों ने ये देखना है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर हम लोगों ने ये देखना है कि किस तरीके से, कौन से प्रोडक्ट्स को यूज करके क्या हम माइक्रोब से मेडिसिन बना सकते हैं। हमने बायोटेक्नोलॉजी को यूज करके माइक्रोब से बहुत बहुत सी मेडिसिन बना ली हैं। आपके बहुत से माइक्रोब से आपकी बायोलॉजिकल मेडिसिन बनती हैं। आपके माइक्रोब से ही वैक्सीन बनती है। वैक्सीन इटसेल्फ जो है वो एटीन्यूएटेड माइक्रोब्स हैं। फिर हम लोग ये देखते हैं कि बहुत सी मेडिसिन्स में जैसे स्टेराइल प्रोडक्ट्स हो गए, स्टेराइल प्रोडक्ट जो होते हैं उनके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिविंग होना ही नहीं चाहिए। जैसे आपके इंजेक्शन हैं, दे आर स्टेराइल प्रोडक्ट्स, उसके अंदर जीरो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होना चाहिए। क्योंकि वो आपके इंजेक्शन आप डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर कर रहे हो, ब्लड स्ट्रीम के अंदर आप लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं एंटर कर सकते। तो आपकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी आपकी माइक्रोबायोलॉजी का जो है रोल है। आपके स्टेराइल प्रोडक्ट्स बनाने में भी आपकी माइक्रोबायोलॉजी का रोल है। उसके अलावा फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन इंडस्ट्री कितनी बड़ी है। फूड इंडस्ट्री, ब्रेड, आपकी फर्मेंटेड ढेर सारे प्रोडक्ट्स, आपकी मिल्क प्रोडक्ट्स, ये सारे फर्मेंटेशन से बनते हैं। इसका कॉन्सेप्ट जो था वो किसने दिया था? पास्चर था साइंटिस्ट, उसने दिया था। जितनी भी अल्कोहल्स बेवरेजेस बन रही हैं, ये सारा कॉन्सेप्ट जो है ये फर्मेंटेशन हुई हुई है। तो ये भी, ये कब हमें पता चलेगा? ये भी माइक्रोबायोलॉजी है। ये भी रोल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है कि जितने भी फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स है, जिसमें जूस भी आ रहा है, जिसमें आपके जो है फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स के अंदर आपकी डेयरी प्रोडक्ट्स भी आ रहे हैं, आपके जो है बेकरी आइटम्स भी आ रहे हैं, उसके अलावा आपके जितने भी अल्कोहलिक बेवरेजेस हैं, सब कुछ आ रहा है। ये सारा कुछ जो है ये आपके माइक्रोबायोलॉजी का ही एक रोल है, ये उसी का स्कोप है। फिर यहाँ पे इन्होंने जो है कुछ और चीजें बताई हुई हैं। स्टेराइल मेडिसिन जो हैं दो तरीके से बनाई जाती हैं। एक ये तरीका है कि अगर उस मेडिसिन को बनाने के लिए, इस चीज को समझाने के लिए ना मैं आपको एक चीज बताती हूँ। फर्ज करें आपने एक इंजेक्शन बनाना है। इंजेक्शन को बनाने के लिए ना कुछ ज्यादा कंडीशंस जो हैं वो एडवांस चाहिए होती हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्टेराइल कंडीशंस में बनते हैं, बहुत ज्यादा साफ सुथरे माहौल के अंदर, ताकि किसी भी तरीके से कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर ना हो जाए आपकी मेडिसिन के अंदर। दो तरीके से आप मेडिसिन बना सकते हैं। अगर 10 स्टेप हैं, 10 के 10 स्टेप को आप स्टेराइल कंडीशंस के अंदर बनाओ, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, बहुत ज्यादा मुश्किल, मतलब कि बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है आपको मेडिसिन। फिर एक ये होता है कि आप सारा प्रोडक्ट बनाने के बाद लास्ट में स्टेरलाइजेशन कर लो। ये थोड़ा सा जो है आपको फायदेमंद होता है, लेकिन हर प्रोडक्ट आप इस तरीके से नहीं बना सकते।
सारे 10 के 10 स्टेप करो, नॉर्मल साफ सुथरे रखो, कंप्लीट स्टेराइल ना रखो, लास्ट में स्टेरलाइजेशन कर दो। अगर कोई कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ भी गया तो उसकी जो है वो रिमूव हो जाए। तो ये भी स्टेराइल मेडिसिन बनाने का एक तरीका है, दो स्ट्रेटजीज हैं ये। उसके अलावा जो है डिसइंफेक्शन, डिसइंफेक्शन देखें, दो वर्ड्स हैं, एक है एंटीसेप्टिक और एक है डिसइंफेक्शन। एंटीसेप्टिक आप लोगों ने काफी नाम सुना होगा, काफी सोप्स वगैरह, और जो है पिछले टाइम में कोविड वगैरह गुजरा है तो उसमें हम लोगों ने बहुत ज्यादा जो है ना एंटीसेप्टिक चीजें यूज की हैं, ताकि हम लोग जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी सरफेस के ऊपर ना हो, लिविंग सरफेस के ऊपर। तो एंटीसेप्टिक क्या होता है, जब भी हम किसी लिविंग चीज की सरफेस के ऊपर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, एंटीसेप्टिक। डिसइंफेक्शन क्या होता है, जब भी हम किसी नॉन लिविंग सरफेस के ऊपर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव करते हैं तो दैट इज कॉल्ड डिसइंफेक्शन। एंटीसेप्टिक में लिविंग के ऊपर से करते हैं, डिसइंफेक्शन के अंदर से नॉन लिविंग सरफेस के ऊपर से करते हैं। अब एंटीसेप्टिक की एक एग्जांपल, जब भी आपको इंजेक्शन वगैरह लगने लगता है तो स्किन के ऊपर से पहले अल्कोहल स्वैब को प्रेस करते हैं, उसके बाद या फिर कोई ब्लड सैंपल आपने देना हो तो सबसे पहले अल्कोहल स्वैब यूज करते हैं, उसके बाद हम लोग जो है वो ब्लड सैंपल लेते हैं, नीडल तभी बॉडी में एंटर होती है। तो इस चीज को जो है, ये जो आप अल्कोहल स्वैब स्किन के ऊपर लगाते हो, ये क्या होता है, एंटीसेप्टिक करते हो उसको। डिसइंफेक्शन का क्या है, अब जितने भी आपके क्लिनिकल सेटअप्स हैं, कभी आप नोट करें, हम तो घरों में भी करते हैं डिसइंफेक्शन, फिनोल यूज करते हैं। फिनोल का कपड़ा हम जो है हमारी जो है फ्लोर्स वगैरह के ऊपर लगाते हैं, ताकि अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो खत्म हो जाए। डाइल्यूट करते हैं उसको 1/100% और उसको यूज करते हैं। तो इसी तरीके से डिसइंफेक्टेंट, डिफरेंट केमिकल्स डिसइंफेक्शन के यूज होते हैं आपके क्लिनिकल प्लेसेस के ऊपर भी, जहाँ पे ये टेबल्स भी और फ्लोर्स भी, इवन वॉल भी डिसइंफेक्ट होती है। तो ये भी क्या है, ये भी स्कोप ऑफ माइक्रो में आता है। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम लोगों की, जब हम माइक्रोब पढ़ते हैं तो फिर मैंने आपको बताया था कि माइक्रोब रिलेटेड हम डिजीजेस भी पढ़ते हैं। फिर जब हम माइक्रोब रिलेटेड डिजीजेस पढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि उस माइक्रोब ने वो डिजीज कैसे कॉज की है, उस माइक्रोब ने वो डिजीज किस रूट से, किस तरीके से, कहाँ से, कैसे उसने एज अ पैथोजन काम किया, किस तरीके से। तो फिर हम लोग जो है डिफरेंट तरीके से जो है उसको रोकने के लिए, उसकी रोकथाम के लिए भी तरीके बना सकते हैं। अब ये जितने भी हमने पॉइंट्स पढ़े हैं ना, ये एक्चुअली हमारे चैप्टर्स के नाम है। बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, कहाँ कहाँ पे ये सारे पाए जाते हैं, वाटर, जमीन में जो जितनी तरह का वाटर है, जमीन के ऊपर है, जमीन के अंदर है, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कौन कौन सी सॉइल के अंदर कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, कौन कौन सी एयर के अंदर कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। हम चीज़ों के ऊपर से या मेडिसिन के ऊपर से या कोई भी प्रोडक्ट्स के ऊपर से किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म करते हैं, लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर से कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म करते हैं। स्टेलाइजेशन में हम ये पढ़ते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका स्टेलाइजेशन का। फर्मेंटेशन के अंदर हम लोग देखते हैं कि फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स कैसे बनते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। और फिर इम्यूनोलॉजी के अंदर, वैक्सीन के अंदर इम्यूनोलॉजी, हमारा इम्यूनिटी इम्यूनिटी हमारी कैसे बनती है इन माइक्रोब के अगेंस्ट। फिर मेन चीज ये बेस बनाई है, मेन चीज उन्होंने वैक्सीन बताई है कि वैक्सीन उस इम्यूनिटी वाले कॉन्सेप्ट को, इस इम्यून रिस्पॉन्स को यूज करते हुए हम वैक्सीन कैसे बनाते हैं, एंटीसिरा कैसे जो है बनाया जाता है। ये सारी चीजें जो हैं ये हमारे किस में आती हैं, माइक्रोबायोलॉजी के। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये आपका क्वेश्चन है। आप एज इट इज भी लिख सकते हो, इवन आप अगर जब पूरी किताब पढ़ लोगे तो हर किताब के अंदर से आप खुद से भी दो दो लाइंस, हर चैप्टर के अंदर से आप खुद से भी दो दो लाइंस बना के लिख सकते हो। पहले पढ़ाने का मकसद ये है कि आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता चले कि माइक्रोबायोलॉजी जो है जस्ट बैक्टीरिया वायरस नहीं है, ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। हम मेडिसिन में क्यों पढ़ रहे हैं, भाई दवाइयां बनानी है, दवाइयां के अंदर कोई माइक्रोब नहीं होना चाहिए, और दवाइयां हैं भी माइक्रोब के अगेंस्ट, माइक्रोब को किल करने के लिए। अब थोड़ा सा उन्होंने बताया कि फ्यूचर में हम माइक्रोबायोलॉजी को कैसे यूज कर सकते हैं जो है। ये थोड़ी पुरानी किताब है तो इसके अंदर कुछ ऐसी ऐसी चीजें लिखी हुई हैं जो ऑलरेडी साइंस में हो चुकी हुई हैं पॉसिबल। बहुत सी ऐसी वैक्सीन्स बन सकती हैं, वन शॉट वैक्सीन का एक कॉन्सेप्ट है कि तमाम बीमारियों की एक वैक्सीन, हमारा एक फ्यूचर गोल है साइंटिस्ट का कि तमाम बीमारियों के लिए एक वैक्सीन बना दें, तो वो बन सकती हैं। उसके अलावा बहुत से
जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जो हैं हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से थ्रू बायोटेक्नोलॉजी हम बना सकते हैं। मैंने आपसे बताया था बहुत सी बायोलॉजिकल मेडिसिन जो हैं, बहुत से हार्मोन्स, बहुत से वाइटामिन हम लोग बायोलॉजिकली बना सकते हैं। अब देखें, ये हार्मोन्स, वाइटामिन, ये हम लोग केमिकल्स को मिक्स करके नहीं बना सकते, ये बायोलॉजिकल मेडिसिन है। बायोलॉजिकल मेडिसिन जो है ये आपकी बायोलॉजिकल लिविंग थिंग से बनेगी। तो हम बायोटेक को यूज करके, बायोटेक्नोलॉजी को यूज करके, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। ये होते हैं एक्सपेंसिव, ट्रेडिशनल मेडिसिन से एक्सपेंसिव है, लेकिन हमारे पास इलाज का एक जरिया है। उसके अलावा जो है माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने जो है सेल माइक्रोब को स्टडी करके उनकी उनका हेरिडिटरी स्टाइल, किस तरीके से वो इवॉल्व हुए हैं, किस तरीके से वो काम करते हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है हम उसके अंदर ऑल्ट्रेशन कॉज करके उसकी ये बीमारी वाली फैलाने वाली सलाहियत को ही खत्म कर दें? या फिर हम लोग ऐसा कुछ करके हम लोग जो है कोई उसके अंदर इंपॉर्टेंट फीचर ऐड ऑन कर दें? क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम लोग जो है अपनी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज को यूज करके उनको मॉडिफाई कर दें, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लें वो चीज़ जो पहले हमारा नुकसान पहुंचा रही है? तो ये चीज़ भी आ सकती है। और लास्ट में कह रहे हैं कि हम लोग साइंटिस्ट इस चीज़ के ऊपर भी काम कर रहे हैं कि माइक्रोबायोलॉजी को यूज करते हुए, इसके एडवांसेस को यूज करते हुए, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इनको एज अ फूड सोर्स भी यूज किया जा सके, और ऑक्सीजन सोर्स भी यूज किया जा सके इन आउटर स्पेस, के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं एज अ फूड भी यूज हो सके और उनको एज अ ऑक्सीजन सोर्स भी यूज किया जा सके। फिजिशियन की नॉलेज के लिए भी जरूरी है और इंडस्ट्रियल नॉलेज के लिए भी जरूरी है। फिजिशियन नॉलेज के लिए उसको माइक्रोब का पता होगा तो वो डिजीज का करेगा ना, कि ये जो है, अब माइक्रोब का पता होगा तो डिजीज को क्रैक करेगा, डायग्नोसिस तक पहुंचेगा। अब जितने क्वैक मार्केट में बैठे हुए हैं वो एंटी जो है वो फंगल मेडिसिन, सॉरी, मैं आपसे कहने लगी थी जैसे आज ये सीजन है, फ्लू का सीजन है, अब ये फ्लू जो है वो वायरल है, वो एंटीबैक्टीरियल आपको मेडिसिन देते रहे, तो ये भी गलत है। उसके अलावा जो है जियोलॉजिस्ट जो हैं वो भी माइक्रोब के बारे में कर रहे हैं कि कौन से पार्ट में, कौन से सॉइल पार्ट के अंदर, कौन से टाइमलाइन के अंदर कौन सा जो माइक्रोब था वो ज्यादा एग्जिस्ट कर रहा था। तो ये सारी चीजें जो हैं ये माइक्रोबायोलॉजी के स्कोप में और फ्यूचर में आती हैं। अगर आपको 5 मार्क का क्वेश्चन आता है, इसको आपने शॉर्ट करके लिखना है। आप एक दफा इसको मुझे लिख के भी दिखा सकते हो कि मिस इतना शॉर्ट काफी है या नहीं। ये चैप्टर नंबर, अब आप, ये बहुत इजी सिंपल चैप्टर है, आपने कोशिश करनी है कि आप इसको जो है साथ ही याद कर लें। इसमें मैंने आपको एमसीक्यूज अंडरलाइन करवा दिए हैं जो आपको पेपर में आ सकते हैं, और जो क्वेश्चन है वो एक ही है, स्कोप। और स्कोप के अंदर आपकी पूरी किताब के सारे चैप्टर्स आ जाते हैं, ये मैंने आपको बताया है।